नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व वन्यजीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की रखी आधारशिला। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। डेयरी सेक्टर देश के विकास और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी पर कार्यशाला में संबोधन। कहा, श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। स्वास्थ्य पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार हमलावर। कहा कि एक रिपोर्ट ने खोली पूर्ववर्ती आप सरकार की नाकामी की पोल। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह किया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 साल बाद पहला बजट सत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में कहा, एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और 97वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म अनोरा की धूम। बेस्ट डायरेक्टर, एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का जीता अवार्ड। सल्जाना बनी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर पहुंचे। पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। गुजरात के सासनगिर की अगर बात की जाए, एशियाई शेरों का ये घर, और यहाँ पर किस तरीके से उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे अहम कदम उठाए गए, जिसके चलते आज उनकी जो संख्या है वो करीब करीब 700 तक पहुंच रही है। और यहाँ पर आज हमने देखा प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे विश्व वन्यजीव दिवस के उपलक्ष्य में, और साथ ही साथ इस दौरान न सिर्फ उन्होंने वहाँ पर सफारी का आनंद उठाया, बल्कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार अपने संदेश में भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि ना सिर्फ एक बेहतर इकोसिस्टम जो है उसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। भारत में अगर बात की जाए जैव विविधता की, उसको कैसे और ज़्यादा बढ़ावा हम दे सकते हैं। और उसी के चलते आज हमने देखा कि किस तरीके से सासनगिर में जब वो पहुँचे तो अलग अलग जो झलक हैं वो यहाँ पर नजर भी आई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। गुजरात के सासनगिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीवन संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। प्रधानमंत्री ने विश्व वन्यजीव दिवस पर पशु प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है?
अंतर है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सासनगीर से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। इन सभी ने पीएम के साथ अपने अनुभव साझा किए। वहीं पीएम ने भी उन्हें अहम सुझाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासनगीर में इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ के साथ संवाद किया। पीएम से मिलकर ये सभी बेहद खुश दिखाई दिए। इनसे बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही गिर नेशनल पार्क में आके जो वुमेन फॉरेस्ट गार्ड्स है और इको गाइड्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और एक बात की इस तरीके से कि उनको लगा कि उनके बीच में उनके ही लोग आए हुए हैं। एक अलग ही अनुभव था इन सब का। और इनसे पता करते हैं कि ये क्या कहते हैं। उनके साथ बात करके, प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, आपको बताइए कैसा लगा आप उनसे बात करके? जी, हम शेरों के साथ तो काम करते हैं। आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो, वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने पीएम सर के साथ इतने क्लोजली बात की। जब आपसे पूछा कि आप जब शेरों को जब मिलते हैं, जब उनकी तबीयत खराब है कि नहीं, कैसे पता चलता है, तो आपको लगा कि इनको तो सब पता ही है ऑलरेडी? जी, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि कोई हमारे ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमसे हमारे काम के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि सर को सब कुछ पता है। इसलिए थोड़ा हमें भी ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सर को देनी है। आप लोग कैसे दूसरे लैंग्वेज से बात करते, तो उस टाइम पे कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले? जी सर, वो हमको सिखाने के लिए बोलते थे तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको तो पूछा कि कोंकणी आती है कि नहीं, दूसरे तो हाँ, तो आप कोंकणी भी हैं, तो आपको ये बताया कि वहाँ के लोग आते तो आप उनसे कैसे बात करते? मराठी में और कोंकणी में बात करती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा कोई देश का मिल गया हमसे बात करने वाला और हमारी कमेटी वाइज। तो प्रधानमंत्री जब आपको बोल रहे थे तो अब आपको कैसा लग रहा था कि हाँ मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर सकती हूँ? आप उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संस्कृत वगैरह बताया उनने, वहाँ के वो लेडीज़ को सबको हमने भर्ती किया हुआ है और उन लोग को भी बेसिक नॉलेज दिया हुआ है। गुजरात पहला स्टेट था जहाँ पे वुमेन गार्ड्स और इको गाइड की भूमिका, खासतौर से जो औरतें हैं उनको यहाँ पे काम करने का अवसर मिला था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इन लोगों से मिले, इनकी हौसला अफजाई की और ये भी कहा कि ऐसे लोग आते रहे, आप उनका सहारा बने, लोगों को बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है गिर नेशनल पार्क पूरे देश के लिए। क्या पर्सन मनमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने डेयरी क्षेत्रों में विकास के लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तक का लोकार्पण किया। डेयरी सेक्टर पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। कैसे डेयरी क्षेत्र जो है वो विकास को और ज़्यादा गति दे रहा है और उसके ज़रिए कैसे अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है। साथ ही केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजना का भी इस दौरान शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाने में डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के विकास को गति देता है। हम श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य पर कैग की रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को 28 फरवरी को दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा विधानसभा में पानी संकट और सीवर जाम की समस्या से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 की अपेक्षा और सुझाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली का बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से एक ईमेल विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है और 6 मार्च को व्यापारिक वर्ग को बुलाया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा। वहीं उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला बजट सत्र आयोजित हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 7 साल बाद पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अभिभाषण से हुई। मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के विकास के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार से बताया। बजट सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि एक सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनके प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। Relentlessly on the 3 principles of economy, ecology and equity that will shape our future, we commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Good governance remains the cornerstone of a prosperous and harmonious future for Jammu and Kashmir. My government remains firmly committed to transparent and accountable decision making, ensuring the efficient and effective allocation of resources so that the people of Jammu and Kashmir fully benefit from every penny spent. अभिभाषण में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens. वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ने एक प्री सेशन मीटिंग की, जिसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा था। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण से हुई। पहले ही दिन 2024 और 25 की अनुपूरक मांगें पेश की जाएंगी, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट और बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, उद्योग, शिक्षा, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्रों में अच्छे और स्थिर संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी चर्चा हुई। There's a historical connection. We have still war memorials to Indian soldiers on your land. Today has the possibility of growing in a more contemporary format. We are discussing, semiconductors and AI and clean energy and research and innovation. We also have an opportunity to welcome Her Royal Highness Princess Astrid and the Economic Mission. To have, I think, close to 360, am I correct? Businesses coming is something really impressive. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।